So one of the अर्थाश्रय is ऋषि क्लिष्ट। ऋषि क्लिष्ट का मतलब ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड मिसनॉमर्स, जैसे बड़ौदा और वडोदरा। तो दीज आर मिसनॉमर्स। मिसनॉमर्स मतलब वो इतने फैल गए हैं, इतने फैल गए हैं कि करेक्ट वाला कौन सा है वो भी नहीं पता, सही वाला कौन सा है वो भी नहीं पता। तो जैसे इसमें स्लाइट वेरिएशन होता है, ज्यादा मतलब एक चीज को आम और एक चीज को अमरूद, ऐसे वेरिएशन नहीं होता। द वेरिएशन इज स्लाइट वेरिएशन। तो जैसे रोम और लोम, रोम भी चमड़ी के ऊपर होने वाले छोटे बाल को रोम भी कहते हैं, और चमड़ी के ऊपर होने वाले छोटे बाल को लोम भी कहते हैं। तो दिस इज अ स्लाइट वेरिएशन। इतनी बार श्लोक में इतनी बार आ गया है कि सही या पहला वर्ड कौन सा था वो भी नहीं समझ में आता। तो इसीलिए ऋषि क्लिष्ट मतलब किसी ऋषि ने अपने क्लेश करके उसको बदल दिया, या उसको बाय हार्ट नहीं हुआ तो उसने बदल दिया। तो ऋषि क्लिष्ट इज ऑल्सो एन अर्थाश्रय, जिसमें स्लाइट वेरिएशन ऑफ द वर्ड अलाउड है। उसके बाद तंत्रशील। तंत्र मतलब बुक या साइंस, शील मतलब स्टाइल। तंत्र तंत्रशील का मतलब हर ऑथर का लिखने का स्टाइल होता है। जैसे हर लेक्चरर का लिखने का स्टाइल मतलब पढ़ाने का स्टाइल होता है। जैसे मैं पढ़ाऊंगा तो मैं अलग तरह से पढ़ाऊंगा, हिमल मैडम पढ़ाएंगी तो वो अलग तरह से पढ़ाएंगी, और विक्रम सर पढ़ाएंगे तो अलग तरह से पढ़ाएंगे, राइट। विक्रम सर के क्लास में आप बहुत हल्ला गुल्ला करते हो, मेरे क्लास में बहुत शांत रहते हो, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल फॉर यू अबाउट इट। तो ये जो है ये तंत्रशील मतलब हर ऑथर का अपना अपना स्टाइल होता है। जैसे चरक का स्टाइल वाग्भट से अलग है। वाग्भट अगर आपने देखा अष्टांग हृदय, तो जितने भी श्लोक हैं पहले अध्याय के पहले श्लोक से लेके आखिरी अध्याय के आखिरी श्लोक तक, हर श्लोक जो है उसमें 16 लेटर्स हैं। वो उसने लय को नहीं छोड़ा, कहीं भी लय को नहीं छोड़ा, पूरा पद्य में लिखा हुआ है। लेकिन वही अगर आप चरक संहिता को देखेंगे तो चरक संहिता में कहीं गद्य है, कहीं पद्य है। तो ये अलग अलग स्टाइल से लिख रहे हैं। वाग्भट ने अपनी पूरी संहिता में कहीं वर्णन नहीं किया कि राजा विक्रम के या राजा कौन भरत के सभागृह में हम बैठे हैं और हमारे साथ ये ऋषि हैं, इसमें से एक ऋषि ने ऐसा क्वेश्चन पूछा। वाग्भट ने क्लियर कट, उसको छोटा ग्रंथ बनाना था और उसने क्लियर कट सिर्फ टॉपिक टॉपिक पे ही हाथ डाला है। वेरे चरक ने, अगर आप चरक संहिता को देखेंगे तो चरक संहिता ने पूरा पूरा स्टोरी सुनाया है। अब जैसे ज्वर चिकित्सा अध्याय वाग्भट ने बताया, तो ज्वर चिकित्सा में उसने ज्वर के निदान, ज्वर के हेतु से चालू किया है कि ज्वर के ये हेतु हैं, ये निदान है, ये लक्षण है, ये पूर्व रूप है। चरक ने कैसा किया है? चरक ने शुरुआत में ये बताया है कि दक्ष प्रजापति नाम का एक भगवान था, ब्रह्मा का पुत्र था, उसकी पुत्री थी, उसकी पुत्री मतलब फिर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, यज्ञ करने के बाद उसने अपने उसकी पुत्री ने शंकर जी से शादी की थी। तो शंकर जी को यज्ञ में नहीं बुलाया क्योंकि वो उसके हिसाब से, वो तो मतलब ये लड़कियों के चुने हुए वरों का अपने लड़कियों के पिताश्री के साथ झगड़ा, जो आज का नहीं है, ये तो पूरे पुराने जमाने का है। तो उसको लगा ये शंकर जी तो फकीर है, कुछ पहनते नहीं, अच्छा कहीं भी जाके बैठ जाते हैं, बदन पे राख लगा देते हैं, तो उसको नहीं बुलाया। बोला ये फकीर को मैं बुलाऊंगा इस यज्ञ में तो मेरा इज्जत का फालूदा हो जाएगा। तो फिर शंकर जी को समझा कि अरे वो यज्ञ कर रहे हैं, हाँ नहीं, फिर वो उसकी पुत्री आई थी, तो पुत्री ने कहा कि तुमने मेरे मर्द को नहीं बुलाया तो मैं तो इसी यज्ञ में कूद जाऊंगी, और वो कूद गई और वो मर गई। मरने के बाद जब शंकर जी वहां प्रकट हुए, उनको बहुत गुस्सा आया और मेरी पत्नी को तुमने मार दिया, कुछ किया नहीं, तो फिर उस गुस्से से ज्वर की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, वैसे ही अतिसार के बारे में उन्होंने बताया है कि
दक्ष प्रजापति के बेटों ने एक बड़ा यज्ञ किया, उस यज्ञ में बहुत सारे जानवर आए थे जिनको बलि चढ़ाया गया, फिर बहुत सारा मांस बच गया। तो ये ऋषिगण जो बैठे थे उन्होंने कहा कि कभी मांस चखा नहीं है, चलो आज इतना सारा मांस है तो मांस खाएंगे। तो मांस उन्होंने खाया और उनको अतिसार हो गया। तो ऐसे उन्होंने ज्वर की, अतिसार की, रक्त पित्त की, हर एक व्याधि की उत्पत्ति की स्टोरी बताई है, जो वाग्भट ने नहीं बताई। वाग्भट ने क्लियर कट पॉइंट वाइज सब किया है। ठीक है, तो ऐसे हर हर लेखक की या हर ग्रंथकर्ता की अपनी अपनी स्टाइल होती है, और ये स्टाइल जो है वो तंत्रशील अर्थाश्रय में आ जाती है। उसके बाद तंत्र संज्ञा। तंत्र संज्ञा मतलब, तंत्र संज्ञा, तंत्र मतलब वापिस से बुक या शास्त्र, संज्ञा मतलब वर्ड। तो संज्ञा मतलब ऐसा वर्ड जो उस तंत्र में ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है या ऑलरेडी मेंशन्ड है। ये जो संज्ञा है ये बाहर की नहीं है, किसी दूसरे, मतलब हम रॉकेट साइंस का किताब लिख रहे हैं तो हम बायोलॉजी की कोई सही संज्ञा नहीं यूज कर रहे हैं। संज्ञा मतलब टर्म। तंत्र संज्ञा मतलब रॉकेट साइंस की किताब में रॉकेट साइंस की ही टर्म यूज करना। वेलोसिटी, फोर्स, उसके बाद नोजल, ये सब संज्ञाएं हैं। ठीक है, तो रिफरिंग टू अ प्रीवियसली मेंशन्ड एंड अप्रूव्ड कॉन्सेप्ट इन सपोर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एसोसिएटेड न्यूअर वन। तो मतलब नई संज्ञा को हम, एक नई संज्ञा हम बनाने जा रहे हैं या नई टर्म हम कॉइन करने जा रहे हैं, तो उस संज्ञा या उस कंसेप्ट के लिए हम किसी पुराने संज्ञा या प्रीवियसली मेंशन्ड संज्ञा को रेफर करते हैं या उसका रेफरेंस देते हैं। ये तंत्र संज्ञा है। यूजुअली द रेफरेंस इज टेकन फॉर ग्रांटेड ओनली एट सम प्लेसेस इट इज रीइटरेटेड। तो पहले अध्याय में उन्होंने दोष बता दिए कि भाई ये 3 दोष हैं और ये तीनों दोषों से रोग होते हैं। तो इसके बाद जब भी उन्होंने त्रिदोषज 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 ये संज्ञा बताई है, तो ये त्रिदोष कौन से हैं ये उन्होंने पहले अध्याय में ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, पहले अध्याय में ऑलरेडी बता दिया है। ये है तंत्र संज्ञा। चरक states in Vrana Chikitsa that just like other diseases mentioned earlier, even a व्रण can be manifested by the 3 दोष। अब व्रण होने का मुख्य कारण क्या है? हमको व्रण कब होता है? व्रण हमको तब होता है जब बाहर से मार लगता है, किसी चीज से टकरा गए हम, कोई कील घुस गया, कोई कांटा घुस गया, तो व्रण होता है। लेकिन चरक ने ये कहा गया है कि ये आगंतुज ही नहीं है, ये जो व्याधि है ये आगंतुज ही नहीं है। कभी कभी ये व्याधि त्रिदोषज भी होती है या तीनों दोषों के वजह से भी होती है। तो तीनों दोष का रेफरेंस उसने कहाँ से लिया है? पहले अध्याय से, सूत्र स्थान के पहले अध्याय से उसने 3 दोषों का रेफरेंस ले लिया। नई टर्म क्या कॉइन की? त्रिदोषज व्रण। त्रिदोषज व्रण ये नया टर्म है और इसके लिए उसने अपने ही बताए हुए पहले स्थान से तीनों दोषों को यहाँ पर रेफर कर लिया। ठीक है, तो दिस इज तंत्र संज्ञा। तंत्र संज्ञा के बाद प्राकृत आख्या। प्राकृत आख्या मतलब, अब सेम इसमें एक वर्णोपजनन, ये भी हमने अर्थाश्रय पढ़ा था। वर्णोपजनन, वर्णोपजनन में मैंने मैथुन का उदाहरण दिया था। मैथुन मतलब इंटरकोर्स, मैथुन का मतलब घृत और शहद से मिलाकर किया जाने वाला पदार्थ। तो मैथुनम लिप्यते पात्रम में मैथुन का वर्णन मैंने किया था। तो प्राकृत आख्या और वर्णोपजनन बहुत सारे सेम है, सिर्फ फर्क इतना ही है कि वर्णोपजनन में एक वर्ण के समुदाय से, एक वर्ण के समुदाय से मतलब एक लेटर्स के कलेक्शन से बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं, 3, 4, 5 मीनिंग्स निकलते हैं। वेरेज प्राकृत आख्या में एक वर्ण के समुदाय से सिर्फ 2 ही मीनिंग निकलते हैं। So this is different from Varnopajanan, as there is a use of word being which brings coherent meanings.
हियर इट्स द वर्ड विच हैज टू मीनिंग, मतलब प्राकृताख्या मतलब डबल मीनिंग, वर्णोपजनन मतलब मल्टीपल मीनिंग, प्राकृताख्या मतलब डबल मीनिंग। तो जैसे निशा है, निशा किसी लड़की का भी नाम हो सकता है, निशा मतलब रात्रि भी हो सकती है, निशा मतलब कोई रात को फ्लावर करने वाला झाड़ भी हो सकता है, निशा मतलब हल्दी भी हो सकती है। तो यहाँ पर निशा है, निशा के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। तो निशा जो है ये वर्णोपजनन में आप लेके जा सकते हैं। और मैथुन जो है, मैथुन के दो ही वो अर्थ निकलते हैं, तो ये हम प्राकृताख्या में ले सकते हैं। वर्णोपजनन मतलब मल्टीपल मीनिंग, प्राकृताख्या मतलब डबल मीनिंग। ठीक है, जैसे हम यूजुअली बात करते हैं तो डबल मीनिंग निकल जाता है ना, तो डबल मीनिंग इज प्राकृताख्या, मल्टीपल मीनिंग इज वर्णोपजनन। ओके, तो चलो नेक्स्ट इस पे चलते हैं। समान तंत्र प्रत्यय। समान तंत्र मतलब दो तंत्र। मैंने एक बुक लिखी है बायोलॉजी पे, आपने एक बुक लिखी है बायोलॉजी पे। बेसिक प्रयोजन क्या है? बेसिक प्रयोजन ये है कि 12वीं में या 10वीं में बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट करना, ये प्रयोजन है। तो जब दो ग्रंथ एक ही प्रयोजन शेयर करते हैं तो समान तंत्र प्रत्यय अर्थाश्रय लग जाता है। अब ये समान तंत्र प्रत्यय अर्थाश्रय इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर हमको किसी ग्रंथ में कोई चीज नहीं समझी या किसी ग्रंथ में कोई चीज का ज्यादा डिस्कशन नहीं है, ठीक है, कोई चीज किसी ग्रंथ में एलैबोरेटेड नहीं है, तो हम उसको दूसरे तंत्र के एलैबोरेशन से ग्रहण कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सो समान तंत्र प्रत्यय इज अदर ट्रीटिसेस, अदर ग्रंथ which share a similar prayojan. समान तंत्र प्रत्यय मतलब when a topic is discussed and during the discussion the concept is accepted without proofs, they are accepted on basis of समान तंत्र प्रत्यय, कि किसी और ने भी इस कंसेप्ट को डिटेल में बताया है तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो भी ग्रंथ जो है वो भी प्रसिद्ध है। जैसे चरक में वीर्य का डिस्कशन हुआ, बहुत सारा बड़ा वीर्य का डिस्कशन हुआ है, ठीक है, कि वीर्य कितने हैं, उष्ण वीर्य शीत वीर्य। किसी ने कहा नहीं नहीं, वीर्य उष्ण वीर्य शीत वीर्य नहीं है, वीर्य 5 प्रकार के हैं। किसी ने कहा 6 प्रकार के हैं। और फिर चरक में ये रसभेदीय अध्याय में वीर्यों को उन्होंने डिस्कस करके एक ये आया कि नहीं, वीर्य 2 ही प्रकार के हैं, उष्ण और शीत। तो इसीलिए वाग्भट ने वीर्यों पे ज्यादा चर्चा की ही नहीं, उसने डायरेक्टली बता दिया कि वीर्य 2 प्रकार के हैं, उष्ण और शीत। तो वाई देयर वाज नो डिस्कशन इन वाग्भट? एक तो तंत्रशील, क्योंकि वाग्भट पॉइंट वाइज लिखने वाला था। दूसरा, वीर्यों का डिस्कशन समान तंत्र प्रत्यय के अनुसार दूसरे ग्रंथ में ऑलरेडी हो गया है, तो मैं अलग से डिस्कशन करूं तो उसमें क्या फायदा है? तो मैंने उसी चीज को यहाँ पर समान तंत्र प्रत्यय अर्थाश्रय लेकर मैंने ग्रहण कर लिया, या मैंने मान लिया। दैट इज समान तंत्र प्रत्यय। जब सेम प्रयोजन, चरक का भी प्रयोजन स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमोक्षः है, वाग्भट का भी प्रयोजन स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमोक्षः है। तो एक ही चीज पे चलने वाले दोनों ग्रंथ हैं, इसीलिए वाग्भट ने वीर्य का डिस्कशन अलग से नहीं किया, क्योंकि वो ऑलरेडी चरक में हो गया था। ये बेसिक ध्यान रखने वाली चीज ये है कि जब भी कोई आदमी किसी पर्टिकुलर बुक को अपने प्रोफेशन के लिए या उपजीविका के लिए पढ़ता है, तो ये अपेक्षित है कि वो एक से ज्यादा बुक पढ़े। अब जैसे विक्रम सर है, तो विक्रम सर कभी आपको एक बुक से पढ़ाते हैं, कभी आपको दूसरे बुक से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बिकॉज वो अलग अलग बुक से पढ़ा रहे हैं, इसीलिए इट इज एक्सेप्टेड दैट ही हैज रेड मोर देन वन बुक, क्योंकि उनकी उपजीविका है आपको पढ़ाना।
It is his profession, teaching is his profession, so it is expected that he is reading more than one book. और बीडीसी में जो है वो ही दूसरे बुक में भी है, अल्टीमेटली ह्यूमन बॉडी को कवर करना, तो सिमिलर प्रयोजन है। तो इसीलिए कोई चीज बीडीसी में अच्छा दिया हुआ है, कोई चीज दूसरे बुक में अच्छा दिया, ठीक है। तो समान तंत्र प्रत्यय मतलब एक ही प्रयोजन वाले ग्रंथ के किसी डिस्कस्ड चीज को एक्सेप्ट कर लेना विदाउट एनी प्रूफ, ठीक है। उसके बाद आता है परतंत्र प्रत्यय। परतंत्र प्रत्यय मतलब किसी अन्य तंत्र में लिखे हुए कोई टर्म या कोई कंसेप्ट को इस तंत्र में यूज कर लेना, इस तंत्र में यूज कर लेना। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी केमिस्ट्री की बुक में आया हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन इज चेंज इन द फिजिकल केमिकल और फिजिकल और केमिकल स्टेट ऑफ समथिंग इज ट्रांसफॉर्मेशन। अब बायोलॉजी में हमने वापस कर लिया कि भाई ये अपाइकल बड गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड और देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द अपाइकल बड एंड इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ब्रांचेस, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये इट इज एक्सपेक्टेड दैट you have already learned in chemistry or you have already read from the dictionary or you know the word. So transformation is a concept which is not mentioned in biology. Biology में कहीं transformation, biology का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ ना, इसलिए। तो transformation is a word जो biology में explained नहीं है, लेकिन it is expected that बाकी तंत्रों से या बाकी डिक्शनरी से या केमिस्ट्री से इसका आपको मतलब समझ गया है। तो परतंत्र मतलब ऐसा तंत्र जिसका प्रयोजन अलग है। परतंत्र प्रत्यय मतलब व्हेन अ टॉपिक इज मेंशन्ड एंड देयर आर कंसेप्ट्स व्हिच आर नॉट एक्सप्लेन्ड इन एनी अदर समान तंत्र, परतंत्र प्रत्यय इज यूज्ड। इसमें दो चीजें जरूरी है, एक तो दूसरे तंत्र में इसका वर्णन होना चाहिए और दूसरा समान तंत्र में इसका वर्णन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर समान तंत्र में अगर इसका वर्णन है और वो वर्णन विशेष परतंत्र से विशेष है, अलग है, तो समान तंत्र प्रत्यय को पहले ज्यादा भाव दिया जाए। परतंत्र प्रत्यय को भाव तभी मिलता है जब समान तंत्र प्रत्यय में उसका वर्णन नहीं है। जैसे अष्टांग हृदय के पहले अध्याय में कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्या अतिमात्रकः सम्यक योगश्च विज्ञेयो रोगाः अरोगैक कारणम। तो कालार्थ कर्मणाम योगो, काल अर्थ और कर्म इनका योग। अब ये योग क्या है? योग को तो कहीं भी उस चैप्टर के पहले बताया नहीं गया। तो योग का वर्णन जो है या योग ये शब्द की मीनिंग या कंसेप्ट का डिस्क्रिप्शन जो है वो पतंजलि योग से ले लिया उन्होंने। पतंजलि योग में लिखा गया है कि योग का मतलब समान अवस्था में रहना या एक दूसरे के साथ, जिसको इन गुड टर्म्स रहना, ये कालार्थ कर्मणाम योगों में योग का मीनिंग है। कालार्थ कर्मणाम योगों में योग का मीनिंग है। अब इसके बाद हेतु का धर्म। हेतु का धर्म, अर्थाश्रय थोड़ा सा यहाँ से डिफिकल्ट होते जाता है क्योंकि अर्थाश्रय में थोड़ा ध्यान रखने, लेकिन वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन। हेतु का धर्म मतलब एक कारण और हेतु दो, एक कारण और दो उसके कार्य। तो जब एक हेतु दो प्रकार के कार्य करता है तो हेतु का धर्म अर्थाश्रय यूज होता है। तो हेतु इज सेम बट इन एन एडवांस स्टेज और बाय पैसेज ऑफ टाइम और ड्यू टू एनी मोर कॉम्प्लिकेशन causes an associated task or disease or symptom। जैसे पित्त का प्रकोप हो गया है तो पित्त का पित्तातिसार हो जाता है, पित्त का प्रकोप होने से पित्तातिसार हो जाता है। पित्तज अतिसार मतलब लूज मोशन, जिसमें गुद भाग में ज्यादा जलन होती है, एकदम हॉट फ्लश जैसा
अतिसार निकलता है, और ऐसे अतिसार को अगर बिना ट्रीटमेंट रखा जाए तो उससे रक्त अतिसार होता है, मतलब खून निकलना चालू हो जाता है। तो अब रक्त अतिसार पे अलग से हेतु नहीं बताए, रक्तज अतिसार के अलग से हेतु नहीं बताए। उन्होंने यही बोला कि पित्तातिसार को अगर हम बहुत देर तक बिना ट्रीटमेंट के रखें तो उससे रक्त अतिसार हो जाता है। तो हेतु हेतुक धर्म से हम ये अर्थ लगा सकते हैं कि रक्तातिसार की जो निदान है या जो हेतु है, जो कारण है, वही पित्तातिसार के भी कारण है, या पित्तातिसार के जो कारण है वही रक्तातिसार के भी कारण है। तो दिस इज हेतु हेतुक धर्म अर्थाश्रय। ठीक है, अब अगले इस पे चलते हैं, कार्य कारण धर्म। कार्य कारण धर्म का मतलब कार्य और कारण के बीच में एक रेफरेंस या एक मेंशन, एक रिलेशन बता देना। तो ब्रीफ मेंशन ऑफ अ रिलेशन सर्कल बिटवीन कार्य एंड कारण इस कार्य कारण धर्म। मतलब इस कार्य से, इस कारण से ये कार्य हो सकता है। सो you have a karya and you have a karan, and also the karya is also a karan to another karya। मतलब एक आपके पास जैसे आपको पता है कि मीठा खाने से या मीठे से डायबिटीज बढ़ जाता है, या मीठे से ब्लड शुगर बढ़ जाती है, और ब्लड शुगर बढ़ जाने की वजह से डायबिटीज हो जाता है। तो हम ये निकाल सकते हैं, मतलब ये हमको मैथमेटिक्स में था ना, a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू सी, देयरफॉर a इज इक्वल टू सी। तो ये कार्य कारण धर्म जो है ये वो चीज है कि a इज इक्वल टू बी, b इज इक्वल टू सी, देयरफॉर a इज इक्वल टू सी। अब इसका और हेतु हेतु धर्म में फर्क क्या है? इसमें इज इक्वल टू हेतु हेतुक धर्म में नहीं आता। इसमें उन्होंने एक चीज का संबंध बता दिया और दूसरे चीज का डायरेक्ट संबंध नहीं बताया। दूसरे चीज को उन्होंने किसी और चीज को बीच में, जैसे पित्तज अतिसार को अगर हम ट्रीट ना करें तब रक्तज अतिसार होता है, पित्तज अतिसार को हम ट्रीट ना करें तो रक्तज अतिसार होता है। तो उसके बीच में एक कारण और आया। ठीक है, मतलब a इज इक्वल टू बी एंड b प्लस d इज इक्वल टू सी, देयरफॉर a can be equal to c if d is equal to 0। यहां पर क्या है? यहां पर a is equal to b and b is equal to c है। तो कार्य कारण धर्म में डायरेक्ट रिलेशन है, हेतु हेतु के धर्म में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो द रिलेशन बिटवीन आघात एंड भग्न, या आघात से क्या हो जाता है, किसी चीज पे मार लग गया है। अगर मैं गिर गया गाड़ी से, तो गाड़ी से गिर गया तो मेरे हाथ पे आघात लग गया। आघात मतलब ट्रॉमा। ट्रॉमा की वजह से क्या होता है? वात वृद्धि होती है, और वात वृद्धि की वजह से क्या होता है? भग्न होता है। तो इसका मतलब आघात के वजह से भग्न होता है। आघात लगने की वजह से, जोर से अगर आघात लग गया तो भग्न होता है। ठीक है, तो हियर द रिलेशन इज डायरेक्ट। इन हेतु हेतुक धर्म द रिलेशन इज नॉट डायरेक्ट। ठीक है, आदि अंत विपर्यय, आदि अंत्य विपर्यय, आद्यांत विपर्यय बोलते हैं। तो आद्यांत विपर्यय का मतलब क्या है? टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ द डिस्कशन। मतलब मैंने पहले कुछ बता दिया और मैंने चालू किया वो अलग ही चीज के साथ। मैंने किसी चीज का सीक्वेंस पहले बता दिया और फिर मैंने चालू किया किसी अलग ही चीज के साथ। What has to be discussed in the आदि? मैंने बताया कि दोष धातु मल विज्ञानीय। ठीक है, तो मेरे बुक में क्या आता है? पहले दोष आता है, फिर धातु आता है, फिर मल आता है। तो यहाँ पर आद्यांत विपर्यय नहीं है, लेकिन मैं अगर मल से चालू करूं, फिर दोष डालूं और फिर धातु डालूं, तो ये आद्यांत विपर्यय हो जाता है। ठीक है, तो व्हाट हैज टू बी डिस्कस्ड इन आदि is discussed in the anta, and what has to be discussed in the anta
इज टेकन इन आदि। तो इसका एग्जाम्पल ये है कि चरक ने अथा तो अन्न पानीय विज्ञानीयम व्याख्यास्यामः, मतलब अब मैं अन्न पान के विज्ञान का बात करूंगा। लेकिन जब उन्होंने डिस्क्राइब किया तो उन्होंने अन्न को पहले नहीं डिस्क्राइब किया, उन्होंने पानीय द्रव्य को, पीने वाले द्रव्यों को पहले डिस्क्राइब किया और अन्न को बाद में डिस्क्राइब किया। तो इसमें ये होने का जरूरत नहीं है कंफ्यूज होने का, बिकॉज उन्होंने दोनों चीजों को एक साथ लिया है, अन्न पानीय। तो भले वो पानीय पहले करें या अन्न पहले करें, अल्टीमेटली बिकॉज दोनों का रिलेशन है नहीं, तो इसीलिए आद्यांत विपर्यय के अंतर्गत ये अर्थाश्रय यूज करके हम उस अध्याय को आगे बढ़ सकते हैं। अब एक ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये जितने भी अर्थाश्रय हैं, ये जितने पुराने ग्रंथ हैं उसमें ज्यादा लगते हैं, वाग्भट और उसके बाद वाले ग्रंथों में बहुत कम लगते हैं। उसका कारण ये है कि पुराने ग्रंथों को याद रख के, पढ़ा बाय हार्ट किया जाता था, जबकि नए ग्रंथों में लिखने की कला अवगत हो गई थी। भुर्ज पत्र, उसके बाद वो अलग अलग झाड़ों से निकाली गई इंक, तो देयर यूज्ड टू बी अ इंडेक्स, देयर यूज्ड टू बी अ लाइन या सीक्वेंस। लेकिन पुराने ग्रंथ, इसीलिए जितने भी अर्थाश्रय के एग्जाम्पल्स हैं उसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल्स चरक के हैं, क्योंकि चरक वाग्भट से कम 600-800 साल पुराना ग्रंथ है। ठीक है, शायद हजारों साल भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक ग्रंथों का ठीक से कार्य निर्धारण, किसी काल निर्धारण किसी ने किया नहीं। तो आद्यांत विपर्यय में जो आदि बताया गया है उसको अंत में बताना, अंत में डिस्क्राइब करना, और जो अंत में बताया गया है उसको आदि में डिस्क्राइब करना या रेफर करना, ये आद्यांत विपर्यय है। ये मेरे ख्याल से आखिर का नहीं, प्रत्याख्य आखिर, और अभी बहुत बाकी। शब्दान्यत्व शब्दान्यत्व मतलब जब एक वर्ड बहुत सारे पर्याय से समझा जाता है, एक वर्ड बहुत सारे पर्याय से समझा जाता है। तो द वर्ड यूज्ड हैज सो मेनी पैरेलल नेम्स दैट एनीवन कैन बी यूज्ड एज पर द कंटेक्स्ट। जैसे हम हेतु को निदान भी कहते हैं, तो किसी श्लोक में निदान आया है, किसी श्लोक में हेतु आया है। ठीक है, हम दोषों को किसी किसी श्लोक में त्रिमलानाम भी कहते हैं, तो मल भी दोषों के लिए यूज हुआ है। सबसे बेस्ट एग्जांपल चरक में आया है, जब चरक ने चिकित्सा अध्याय में ज्वर रोग के पर्याय बताए हैं, ज्वर रोग के। तो ज्वर रोग के पर्याय उन्होंने रोग भी कहा, यक्ष्मा भी कहा, गद भी कहा, आमय भी कहा, आतंक भी कहा, क्षय भी कहा। इतने सारे पर्याय उन्होंने क्यों बताए? उसके दो कारण। एक कारण यह है कि हर वर्ड से उस मूल संज्ञा या मूल चीज के बारे में ज्यादा अर्थ समझ में आता है। जैसे गद, ज्वर को गद क्यों कहा गया है? क्योंकि विषासक्त या विष वाले रोगी के लक्षण ज्वर में लिखते हैं। यक्ष्मा क्यों कहा गया है? यक्ष्मा तो राज यक्ष्मा को कहते हैं, क्योंकि जैसे यक्ष्मा में धीरे धीरे बल चला जाता है, वैसे ही ज्यादा देर तक ज्वर रहने पर बल चला जाता है। आतंक क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे ही आतंक मतलब डर, वैसे ही सबसे ज्यादा डरने जैसी चीज है ज्वर का नहीं जाना। तो ज्वर के अलग अलग पर्याय उन्होंने अपने चिकित्सा स्थान में बताए हैं। चिकित्सा स्थान पहला अध्याय ज्वर चिकित्सा। तो चरक ने ज्वर के अलग अलग पर्याय बताए हैं। इसी हिसाब से शब्दान्यत्व का मतलब है जब एक ही, अच्छा दूसरा कारण मैं बताना भूल गया। दूसरा कारण यह है कि यहाँ पर ये ध्यान में रखना जरूरी है कि हर श्लोक में 8 अक्षर आने हैं। तो कहीं ज्वर कह दिया 1 अक्षर मतलब 1.5 अक्षर, कहीं यक्ष्मा कह दिया 2 अक्षर 2.5 अक्षर, कहीं गद कह दिया 2 अक्षर, कहीं आमय कह दिया 3 अक्षर, कहीं आतंक कह दिया 3.5 अक्षर। तो उस हिसाब से उस चीज को श्लोक में ठीक तरह से बिठाने के लिए भी
शब्दान्यत्व यूज होता है। अब अगले इसमें चलते हैं, प्रत्यायाख्य। इसके पहले वाला था प्रत्याख्येय, अब है प्रत्यायाख्य। इन दोनों इसमें डिफरेंशिएट करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन इज बेस्ड ऑन अ सेटल्ड बिलीफ। प्रत्यायाख्य मतलब कोई स्टोरी या कोई बिलीफ, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, पुराने टाइम पे कोई पुराने जन्म में कोई पाप कर्म किए होंगे इसीलिए आयुर्वेद में आया, ठीक है। तो दैट इज अ सेटल्ड बिलीफ। सेटल्ड बिलीफ का क्या मतलब है कि एक ऐसी मान्यता जो पॉपुलर हो। प्रत्यायाख्य मतलब नथिंग बट अ फोकलोर। एक ऐसी कहानी जो बाबा आदम के जमाने से चली आ रही है। तो देयर आर मेनी रेफरेंसेस फाउंड इन आयुर्वेद which take us to a level where logic stops. The whole branch of Daiva Vyapashraya Chikitsa is of this sort, Pratyayakhya. दैव व्यापाश्रय, मणि, मंगल, बलि, इन सब का जो प्रयोग किया जाता है चिकित्सा में वो प्रत्यायाख्य चिकित्सा है, और इसीलिए दैव व्यापाश्रय चिकित्सा को प्रत्यायाख्य चिकित्सा भी कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है भूतोन्माद। जब उन्माद या किसी सिजोफ्रेनिया या मेंटल डिसऑर्डर का कोई कारण नहीं समझे तो पूर्व जन्म के कर्म को पीछे चिपका देने का, कि पूर्व जन्म के वजह से इसको भूतोन्माद हो गया है, इसके शरीर में भूत बैठ गए। तो हियर वी स्टॉप and next lecture we will continue. Thank you so much for attending the lecture. Have a nice day.